नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव है और आज आप लोग देख रहे हैं सोशल साइंस का वो चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में आप देखने वाले हो। पावर और शेयरिंग दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले से। अगर आपको फिर भी जानना है तो पावर वो शक्ति है जो हर समूह, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, सबको उसकी ज़रूरत होती है। पावर कई तरह की हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। यानी हमारे अलग अलग तरह के राइट्स या हमारी वो ज़रूरतें जो हमें पाना बेहद ज़रूरी होता है, यानी कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं पावर। ठीक है, ये राइट से भी रिलेटेड है। तो पावर को शेयर कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। यानी इसका ये भी मतलब होगा कि गवर्नमेंट के पास जब पावर आती है या गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है तो वो किस तरह लोगों की बातों को समझती और उसको आगे लेके जाती है, लोगों के हित में या किसी एक विशेष समुदाय या ग्रुप के रूप में के हित में। तो अभी आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि दो देशों के बारे में बताया गया है। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो आइए हम बेल्जियम की ओर चलते हैं। तो ये गूगल अर्थ है, आप देख रहे हैं कि गूगल अर्थ में हम यूरोप की ओर चल रहे हैं। यूरोप की ओर जाने पे आप देख रहे होंगे रेड कलर का एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो बताता है कि बेल्जियम कंट्री की लोकेशन दिखा रहा है। बेल्जियम अब आपको काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बेल्जियम के साउथ की ओर फ्रांस, ईस्ट की ओर जर्मनी और नॉर्थ की ओर बेल्जियम के नॉर्थ की ओर दरअसल बेल्जियम, वहाँ पे नीदरलैंड है। ठीक है, अब आप देखिए तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इनके नाम हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये रहा बेल्जियम, ये रहा फ्रांस, ये है स्पेन, ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है जर्मनी। और ये छोटा सा एरिया लग्जमबर्ग का है जो इसके थोड़ा सा साउथ की ओर है। अब आप अगर इसको दूसरे तरीके से मैप में देखना चाहें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है यूरोप का जिसकी बाउंड्री किन किन देशों से शेयर करती है। ये जानना दरअसल इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में भी इन चीज़ों को लिख सकें कि कौन कौन से देश हैं जिनकी लैंड बाउंड्री शेयर करती है बेल्जियम से। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप इसकी बाउंड्री को समझ पाएंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है याद रखना। क्योंकि बताता हूँ मैं आपको, आप देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी हम देख क्या रहे हैं, ये रहा बेल्जियम। बेल्जियम के साउथ की ओर ये रहा फ्रांस, बेल्जियम के ईस्ट की ओर जर्मनी, बेल्जियम के नॉर्थ की ओर नीदरलैंड। नीदरलैंड में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है डच, और इसी की बात हम अभी करेंगे। ठीक है, तो डच जो है वो कहाँ की लैंग्वेज हुई? नीदरलैंड की। ठीक है, जर्मनी की लैंग्वेज होगी जर्मन और फ्रांस की लैंग्वेज होगी फ्रेंच। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप इसको अगर देख और समझ पा रहे हो तो आप एक चीज़ और समझेंगे, वो ये कि बेल्जियम का ये हिस्सा, यानी कि बेल्जियम के, अब थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं बेल्जियम को और आपको दिखाता हूँ बेल्जियम का ये वाला हिस्सा, ये जो बाउंड्री है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि इस बाउंड्री के पास जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, सबको आइडिया हो गया होगा। क्योंकि ये फ्रांस से शेयर करती है बाउंड्री, तो जाहिर सी बात है बेल्जियम में यहाँ पे लोग जो होंगे वो फ्रेंच बोलते होंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप देख रहे होगे नीदरलैंड, नीदरलैंड की भी लैंड बाउंड्री काफ़ी दूर तक टच करती है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली लोकेशन में जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी होगी? नीदरलैंड वालों की, यानी कि डच। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेल्जियम कंट्री में दो मेजर लैंग्वेजेस होंगी, एक फ्रेंच और दूसरी डच। और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जर्मनी भी कुछ लोग बोलते होंगे, क्योंकि जर्मन भी यहाँ पे बाउंड्री थोड़ी सी शेयर हो रही है यहाँ तक, ये वाला एरिया जो अभी दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इतना ही आपको समझना था।
अभी हम आगे चलेंगे तो और चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, आगे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बेल्जियम एंड श्रीलंका, दो कंट्रीज़ के बारे में कहानी बताई गई है। सबसे पहले बेल्जियम को देखते हैं। तो बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री, छोटा सा देश है, यूरोप में है। ठीक है, इसकी लगभग जो पॉपुल एरिया है वो हरियाणा के बराबर है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से शेयर करती हैं, वो आप देखिए अभी। यहाँ का एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात की गई है, तो देखिए क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो अगर आप समझें तो आप लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है वो समझ सकते हैं। जैसे पहला लिखा है ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है वो है 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन। ठीक है, आप देख रहे हैं 59%, यानी कि 59% लगभग 60% के आसपास लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने मैप देखा उसमें वो वाला एरिया, फिर से दिखा दूँ आपको, वो वाला एरिया जो, एक मिनट, जो यहाँ पे शेयर कर रहा है ये वाला नीदरलैंड के साथ, इस एरिया को इन्होंने नाम दिया है फ्लेमिश। ठीक है, और फ्लेमिश एरिया में लैंग्वेज जो बोली जा रही है वो है डच, और ये कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं? 59%। ठीक है, आगे चलते हैं। और दूसरा हमने देखा कि अनदर 40%, येलो कलर की हाईलाइटेड एरिया देखिए, अनदर 40% लाइव पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो 40% बाकी के लोग हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में, जो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि जो साउथ का हिस्सा था वो भी आप देख चुके हैं, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, वो पार्ट को बोला जाता है वेलोनिया। और इसके अलावा 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप अगर मैप देखेंगे तो ये भी समझ जाएंगे। अब इसके अलावा जो जर्मनी की, सॉरी, बेल्जियम की कैपिटल है, उसके अंदर 1% लोग रहते हैं वो जो बोलते हैं जर्मन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ग्रीन कलर की लाइन को देखिए, इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स की कहानी थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि जो बेल्जियम था उसके पूरे देश में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, कितने लोग थे जो डच स्पीकिंग थे, कितने लोग थे जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, और कुछ लोग थे जो जर्मन स्पीकिंग थे, बहुत थोड़े लोग। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं कि इस बेल्जियम के अंदर जो इसकी कैपिटल है, ठीक, उस कैपिटल के अंदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का कंपोजिशन क्या है, तो इसको भी देखते हैं। इसके अंदर ब्रसेल्स में, यानी कि कैपिटल प्लेस में, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं। यानी इसका उल्टा हुआ, जो यहाँ पे हो रहा था पूरे बेल्जियम में कि 59% लोग डच बोल रहे थे और 40% लोग फ्रेंच बोल रहे थे, 1% लोग जर्मनी बोल रहे थे, जबकि ब्रसेल्स में कहानी उल्टी है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, ये कहानी हमें समझ में आ गई है, आगे देखते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच, यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं पूरे देश में, वो जो 40% हैं बोलने वाले, वो हैं तो कम, लेकिन वो रिच हैं और पावरफुल हैं, जबकि डच लोग उनके कंपैरिजन में उतने अमीर नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s। ये हमें पता चल रहा है कि इस तरह दो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्शंस होंगे। वो क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे, अभी हमें सिर्फ यही इसका इंट्रोडक्शन देखना है कि क्या क्या जो इनका एथनिक कंपोजिशन है वो देखेंगे। ये हम देख चुके, अब हम आगे समझते हैं कि क्या है। ठीक है, अब इसमें डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये हम भी यह समझ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या क्या है इसमें कैपिटल प्लेस में। अब हम देखने वाले हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। अब हम श्रीलंका में देखते हैं क्या हो रहा है। ये रहा श्रीलंका,
और अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एरिया है और तमिलनाडु को टच करता है, लेकिन थोड़ा सा, और वो भी पानी के माध्यम से, ना कि डायरेक्ट लैंड से। ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन अभी आप उसको ना समझिए, बस इतना ही देखिए कि श्रीलंका की लोकेशन ये है। ठीक। अब आप श्रीलंका में देखें तो आप पाएंगे कि जो एरिया तमिलनाडु के एरिया के पास में है, वहाँ पर ये लाइन जो अभी मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो बोलते हैं तमिल लैंग्वेज। ठीक है। तमिलनाडु के नज़दीक तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी जो एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरियाज़, यहाँ पे बोले जाती हैं सिन्हाला लैंग्वेज। ठीक है। सिन्हाला यानी कि श्रीलंका की लैंग्वेज है, जिसको हिंदी में श्रीलंकन ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में सिन्हाला बोला गया है। ठीक। अब हम आगे देखते हैं। हमने ये देखा कि श्रीलंका की वो एरिया, जो ये रहा तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास में है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये बोलते हैं तमिल लैंग्वेज। बाकी एरिया में यहाँ पे हर तरफ बोलने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो हैं सिन्हाला। तो दो लैंग्वेज हो गई, एक सिन्हाला, ठीक, और दूसरा ये तमिल। अब तमिल कम्युनिटी में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, यानी कि जो श्रीलंका के ओरिजिनल के लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, और जो इंडिया ओरिजिनल है वो इंडियन तमिल कहलाते हैं। इंडियन तमिल। तो तमिल के दो पार्ट हुए, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। जबकि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ये पूरे बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में फैले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ गया। ठीक। अब आगे देखें। अब अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि श्रीलंका जो एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पे लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है। यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं, यानी सिन्हाला बोलने वाले 74% और तमिल बोलने वाले 18%। तमिलों के अंदर 2 ग्रुप हैं, 2 सब ग्रुप्स लिखा है। ठीक। कौन कौन से ग्रुप्स हैं देखिए। पहला ग्रुप यहाँ पे बताया गया है श्रीलंकन तमिल। ठीक है, जो 13% है। और रेस्ट पार्ट यानी कि जो 18 में से 13 कम कर दें तो हमें बचेगा 5, यानी 5% लोग जो हैं वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। इंडियन तमिल्स, ये इंडियन तमिल्स जब यहाँ पे इंग्लैंड का गुलाम था, उस समय इंग्लिश लोगों ने इंडिया के तमिल लोगों को ले जाके वहाँ प्लांटेशन फील्ड में काम कराने के लिए रख दिया था, प्लांटेशन में। और ये तब से वहाँ पे रहने लगे और अब वहाँ के लोकल हो गए हैं। ठीक। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि श्रीलंकन तमिल जो कि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल जो कि नॉर्थ पार्ट में रहते हैं या ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, इनके और सिन्हाला स्पीकर के बीच में कई सारे कन्फ्लिक्शन होंगे, और यही कन्फ्लिक्शन हमें देखना है, समझना है, और आगे पता करना है कि क्या क्या कन्फ्लिक्शन होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे होती हैं। कौन से देश कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा, और तो आज के लिए इतना ही। अब मैं फिर आपको नई चीज़ें कुछ दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, तो फिर हम लोग देखेंगे। अभी आपने ये समझा कि इन दोनों देशों का एथनिक कंपोजिशन कैसा रहा, और इस पे बेस्ड होके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और जो आपके दूर दराज के दोस्त हों जो 10th में पढ़ते हों उनको भी शेयर करिए। धन्यवाद।